92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। कल रात से ही बारिश हो रही थी। हवाएं अंदेशा दे रही थीं कि शायद 1-2 दिन में बर्फ गिर ही जाएगी। सुबह भी सर्दी बहुत थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रज़ाई से बाहर ही ना निकलूं। रज़ाई की गर्माहट में अपने लिए बिस्तर पे ही एक घर बना लूं, ठीक वैसे ही जैसे इन सर्द सुबहों में बचपन में बना लिया करती थी। पर आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का टेस्ट लेना था। आज टल गया तो फिर जाड़ों की छुट्टियां हो जाएंगी और मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम। इसलिए अभी मंथली टेस्ट लेके बच्चों का रिवीजन कराना ज़रूरी था। वैसे मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ने वाले बच्चे केमिस्ट्री पे यूं ही कम ध्यान देते हैं। अगर मैं भी ध्यान न दूं तो काम कैसे चलेगा। इसलिए गर्म रज़ाई का मोह छोड़ के मैं उठ खड़ी हुई। तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो देखा दोनों गाल गुलाबी हुए पड़े हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में मेरे गालों पे गुलाबी परत चढ़ जाती है। इस बात को लेके घर पे खूब मजाक उड़ता था मेरा। दादाजी, माँ, पापा, दीदी और सबसे ज़्यादा साहिल। उसे तो बस मौका चाहिए था मुझको छेड़ने का। ये ले, क्रीम लगा ले, वरना तेरा रोज़ गार्डन सूख जाएगा, वो कहता और मैं चप्पल लेके उसके पीछे भागने लगती थी। क्रीम लगाते वक्त साहिल की ये बात याद आई और मैं मुस्कुरा दी। तेरे गाल बिल्कुल बर्फ के फाहे जैसे हैं, नाजुक, प्योर। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वो अक्सर कहा करता था। तब उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया करती थी मैं। और अब जानती हूं कि हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, अपने शरीर के साथ अपने अस्तित्व का भी। चेहरे पे क्रीम लगाते हुए मेरे हाथ माथे के पास रुक गए। बालों के नीचे से एक बड़ा सा दाग झांक रहा था, जैसे सफ़ेद चिट्टी चादर पर किसी ने चाय का कप उड़ेल दिया हो। पूरी चादर कितनी ही साफ हो, सबकी चाही अनचाही निगाहें उसी दाग पे टिकी रहती हैं। तू साधना कट हेयर स्टाइल बनवा ले, दाग भी छुप जाएगा और फालतू में लोगों की सिंपैथी को भी नहीं झेलना पड़ेगा तुझे। 3 महीने पहले माँ के कहने पे मैंने हेयर स्टाइल चेंज तो करा ली थी, पर सच कहूँ तो मुझे अपने चेहरे पे ये दाग बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दाग न मेरी पहचान है न मेरी कमज़ोरी। अरे शालिनी, तुम आज भी स्कूल आ गई? इतनी ठंड है, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट आएगा आज। स्कूल के गेट पे ही प्रिंसिपल मैम टकरा गई। अगर कोई आ गया तो मेरी वजह से बच्चों का एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं मुस्कुराई। लगा जैसे मेरे मुंह से माँ बोल रही हूँ। सर्दी है तो क्या हुआ, मौसम है, बदलता रहेगा, लेकिन हमें एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, माँ कहती थी। उन्हें ज़रा पसंद नहीं था मेरा स्कूल बंक करना, बर्फीली सर्दी में भी नहीं। 3-3 स्वेटर, कोट, 2-2 जोड़ी गर्म मोजे, टोपी, मफलर और दस्तानों में लपेट के ही सही, लेकिन वो मुझको स्कूल भेजती ज़रूर थी। पर मैं भी थी महा ढीठ। घर से निकल के सीधा साहिल के घर पहुंच जाती और किसी बिस्तर में घुस जाती। बहुत डांटता था वो मुझको इस हरकत के लिए, लेकिन माँ के सामने आते ही मेरे लिए बहाने ढूंढने लगता। मेरे पास इन रिश्तों का सहारा था। शायद तभी इस आंधी में भी मैं चट्टान की तरह खड़ी थी। मैम, कल का याद है ना आपको? 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा मुझे। स्टाफ रूम में बैठे हुए अपनी ठंडी उंगलियों को चाय के गर्म कप पे रगड़ते हुए मैंने कहा, हाँ आई नो, आई होप इट एंड्स डियर। वो मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोली। मैंने कुछ नहीं कहा। जिसे वो अंत कह रही थी, शायद वो मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना शालिनी एक स्कूल में टीचर है
अपने काम के लिए समर्पित और अच्छे दिल वाली शालिनी के माथे पर एक निशान है। वो निशान उसके अतीत के किसी धागे से जुड़ा है। क्या है इस निशान की हकीकत, सुनते हैं आगे। एक शुरुआत साल भर पहले भी की थी मैंने अखिल के साथ। एक दोस्त की शादी में उसने मुझको देखा था शायद, और हफ्ते भर में ही उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेके पहुंच गए थे। बहुत खूबसूरत है आपकी शालिनी। अब पता चला कि अखिल क्यों इतनी जिद कर रहा था आप लोगों से मिलने के लिए, अखिल की मां ने मेरे माथे को चूमने के बाद कहा। अखिल जितनी देर वहां बैठा रहा उसकी नजरें मेरे चेहरे पे ही टिकी हुई थीं। यह टेंशन मुझे अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। तू तो बेटा अपनी नजर उतार लेना, इस अखिल के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। साहिल मेरे कान में फुसफुसाया तो मैंने शर्म से नजरें झुका ली। सब कुछ जल्दी जल्दी में तय हो गया। मैंने कहा भी अखिल से कि शादी कुछ महीनों बाद भी हो सकती है, लेकिन वो तो सच में बौरा आ गया था। कुछ महीनों में तुम्हें कोई और मिल गया तो? इतनी खूबसूरत बीवी को खोने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, उसने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। कल शादी थी मेरी। मैं अपना बैग पैक कर रही थी। मेरा पूरा बेड सामान से भरा हुआ था। मेरे कपड़े, मेकअप का सामान, पुराने फोटो एल्बम, माँ की 10 साल पुरानी नारंगी साड़ी, फ्रेंड का गिफ्ट किया हुआ बैंगल बॉक्स, साहिल और मेरी लड़ाई में फट गई मेरी स्क्रैप बुक, और न जाने क्या क्या। और इन सब में मैं इतना खोई हुई थी कि पता ही नहीं चला कि साहिल कब कमरे में आ चुका है। पकड़ लिया, अब मत कहना कि शालिनी पाठक रोती नहीं। साहिल की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने हड़बड़ाते हुए अपनी नम हो गई आंखें पोंछीं और उससे नजरें चुराते हुए बोली, और तुम भी मत कहना कि साहिल रस्तोगी में मैनर्स है। लड़की के कमरे में बिना नॉक के चले आ रहे हैं, बैड मैनर्स। ओहो लड़की, थैंक गॉड तुम्हें पता तो चला कि तुम लड़की हो, साहिल बोला और बेड पे फैला सामान एक और समेटता हुआ वहीं बैठ गया। कई रिश्ते थे मेरे साहिल के साथ। कभी तो वो मेरा दोस्त था, कभी बड़े भाई की तरह प्रोटेक्टिव हो जाता था, कभी पापा की तरह डांट भी लगा लेता, और कभी बच्चे की तरह मेरी डांट भी खा लेता। 15 साल पुरानी हमारी दोस्ती पे मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों को गर्व था। बचपन में वही मुझको माँ की डांट से बचाता था। मुझे पढ़ने के लिए नैनीताल भेजने को उसी ने पापा को मनाया था। अपने पैरों पे खड़ा होने और टीचिंग की ट्रेनिंग करने के लिए भी उसी ने मुझे समझाया था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है ये तुम्हारा अखिल, और पोजेसिव भी है, संभाल लेगी तू। साहिल इस बार थोड़ा सीरियस था। हाँ कॉम्प्लेक्स तो था, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी किसमें नहीं होती। मैं खुद भी तो कितनी कॉम्प्लेक्स हूं। वैसे भी दादाजी ने पसंद किया उसे, कुछ तो जरूर होगा अखिल में, मैंने कहा। साहिल फिर कुछ नहीं बोला, बस एक एक करके मुझको सामान पकड़ाने लगा। बस आज की रात थी इस घर में मेरी, कल से जिंदगी पूरी तरह बदल जानी थी। पर मुझे क्या पता था कि ये बदलती हुई जिंदगी कितनी चुनौतियां लेके आने वाली थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शालिनी एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसके माथे पे एक निशान है। ये निशान उसको अपने अतीत की कोई कड़वी याद दिलाता है। शालिनी को याद आते हैं उसकी शादी के पहले के वो दिन जब उसका होने वाला पति उसकी सुंदरता पे कुर्बान था। शादी की तैयारियों में जुटी शालिनी के लिए भविष्य क्या चुनौतियां लेके आने वाला है, सुनते हैं आगे। आज मेरी शादी थी। माँ यहां से वहां दौड़ती हुई इंतजाम में लगी हुई थी। पिताजी को मेहमानों से फुर्सत नहीं थी और साहिल भी सुबह से अब नजर आया था। किसी को दुल्हन की चिंता है भी कि नहीं, या सब बारात की खातिरदारी में ही लगे रहोगे, मैंने नखरे से कहा तो वो फूलों की टोकरी सीढ़ियों पे रख के मेरे पास चला आया। कहिए राजकुमारी जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, साहिल ने कहा।
2 बजे पार्लर पहुंचना है मुझे, ध्यान रखना, मैंने कहा और नखरे से मुंह फेर लिया। ध्यान रखना कि बच्ची, अब अपने अखिल पे चलाना ये हुक्म, हम पे ना चलने वाली तुम्हारी हुकूमत, साहिल ने कहा और मेरी चोटी खींचता हुआ चला गया। 2 बजे से पहले ही वो मुझको ब्यूटी पार्लर छोड़ चुका था। तैयार हो जाओ तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने, उसने कहा और चला गया। सुनो राधिका, मेकअप से पहले ज़रा एक अच्छी से मसाज कर दो फेस पे, सर्दी बहुत है ना, मैंने पार्लर वाली से कहा। साहिल हमेशा कहता था कि तुम्हारे चेहरे पे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही चमकता है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा दिल इतना साफ जो है। दीदी ठंड बहुत है, चाय पी लीजिए, एक बार मेकअप हो गया तो फिर चाय भी पीने को नहीं मिलेगी, पार्लर वाली ने कहा तो मैंने मुस्कुरा के चाय लेने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। पर तभी न जाने कैसे उसका हाथ हिला और चाय का कप छलक के मेरे चेहरे पे गिर गया। आंख तो बच गई लेकिन माथा गर्म चाय से भीग गया। थोड़ी जलन हुई लेकिन फिर दर्द महसूस होना बंद हो गया। मैं कुर्सी की पुश्त से टेक लगा के बैठ गई और पार्लर वाली मेरे बाल बनाने लगी। दीदी ये तो बहुत जल गया है। थोड़ी देर बाद पार्लर वाली ने कहा तो मैंने आंखें खोल के शीशे में देखा। मैं चीख पड़ी, मेरे दाहिने माथे पे जले का बड़ा सा निशान उभर आया था। मेरा चेहरा देख के मां घबरा गई। शादी के दिन ऐसा अपशकुन, चाय गिरनी थी तो कहीं और गिर जाती, देखो कैसा निशान पड़ गया है, मां ने रोते हुए कहा। साहिल डॉक्टर को ले आया था लेकिन वो भी घाव पे मलहम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। स्किन बहुत डैमेज हो गई है, मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं, वो ले लीजिए और सुबह शाम ये ट्यूब लगा लीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। ये घाव ठीक तो हो जाएगा ना, मैंने पूछा। मे बी, पर टाइम लगेगा, डॉक्टर ने दवा की पर्ची पापा की ओर बढ़ाते हुए कहा और कमरे के बाहर चला गया। और मैं आईने में अपना चेहरा देखती रह गई। मां कहती थी कि मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। आज इस चांद में दाग लग गया था। पापा ने फोन किया तो अखिल के घर वाले भी चले आए। मां का घबराहट के मारे बुरा हाल था। देखिए जी, अब जो हो गया वो हो गया, इसकी वजह से शादी टालने का कोई मतलब नहीं है, अखिल के पापा ने कहा तो मां ने पहली बार राहत की सांस ली। दोनों परिवारों में बात होती रही लेकिन अखिल पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोले, बस अजीब नजरों से मुझको देखते रहे। मुझे नहीं, मेरे माथे के उस घाव को जो शायद जल्दी ठीक होने वाला नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के कुछ घंटे पहले हुए एक हादसे ने शालिनी के खूबसूरत चेहरे पे हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया है। इस हादसे के बावजूद उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके सुंदर चेहरे का ये दाग क्या शालिनी की शादीशुदा जिंदगी पे असर डालेगा? सुनते हैं आगे। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। एक घर छोड़ के मैं दूसरे घर आ गई थी। एक जिंदगी को अलविदा कह के दूसरी जिंदगी से नाता जोड़ लिया था। लेकिन ये जिंदगी बहुत खुश नहीं लग रही थी मुझको पाकर। अखिल भी बदले बदले से थे, ज्यादातर चुप रहते, कुछ पूछो तो जवाब हाँ हूं में ही देते। नया नया रिश्ता था, शायद इसलिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा हो। मैं खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं जानती भी थी कि सच कुछ और ही है। अखिल ने उस शालिनी से शादी की थी जो चांद की तरह खूबसूरत थी, लेकिन चांद का वो दाग उसको कबूल नहीं था। जब भी आईने के सामने बैठती, मुझे बार बार अखिल की वो निगाहें याद आ जाती जो पहली बार इस निशान को देख के मेरे चेहरे से हट गई थी। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इस निशान को अपने जहन से हटाने के लिए, लेकिन अखिल बार बार उसको खींच के मेरे सामने ले आते।
एक दिन मैं बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उस निशान को छुपाने के लिए मैंने बालों को अब अलग स्टाइल में बनाना शुरू कर दिया था। फिर भी बालों के नीचे से एक कोना झांक ही जाता था। बेड पे अधलेटे बैठे अखिल लगातार मेरी ओर देखे जा रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कंघी ड्रेसिंग टेबल पे रखते हुए पूछा और क्रीम की शीशी उठा ली। कुछ नहीं, तुम्हें घर पे भी इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? अखिल की आवाज़ का रूखापन मुझे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन मैं सामान्य बनी रही। मेकअप कहाँ कर रही हूँ, बस क्रीम ही तो लगाई है, मैंने मुस्कुरा के कहा। कितना भी मेकअप कर लो, ये दाग तो नहीं छुप सकता ना? अखिल की आवाज़ में कड़वाहट उस दिन खुल के सुनाई दी। अखिल कमरे से चले गए, पर मैं वहां से उठ नहीं पाई। मेरी नज़रें उस भूरे काले निशान पे आ टिकीं जो मेरे और अखिल के बीच आके पसर गया था। उस दिन रविवार था, हमारी शादी को महीना होने को था और ये पहली छुट्टी थी जब अखिल घर पे रुके थे। उनके और मेरे बीच बातचीत तो ना के बराबर ही होती थी, लेकिन आज मैंने तय कर लिया था कि रिश्तों पे पड़ रही इस बर्फ़ को पिघलाने की पहल मुझे ही करनी होगी। आज तो लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और समोसे, मैंने चाय का कप अखिल की ओर बढ़ाते हुए कहा। शादी के बाद शायद पहली बार मैं खुद में एक एनर्जी महसूस कर रही थी। या आई हेट विंटर्स, अखिल चाय का कप लेते हुए बोले। क्यों? सर्दियों का मौसम कितना अच्छा होता है। दिन भर अंगीठी के सामने बैठ के मूंगफली खाते रहो, सुबह देर तक गर्म रजाई में दुबके रहो। और स्नोफॉल, तुमने कभी ताज़ा गिरी बर्फ में गुड़ और मलाई मिला के खाई है? मैं बर्फ के जिक्र से ही बच्ची बन गई थी। बचपन में मैं बर्फ पड़ने के पहले ही एक कटोरी में गुड़ डाल के छत पे रख देती थी। ताज़ा बर्फ कटोरी में इकट्ठा हो जाती। जब पूरी कटोरी भर जाती तो मैं मलाई मिला के चुपके चुपके बर्फ खाती रहती। ये अलग बात है कि उसके बाद खूब डांट भी खानी पड़ती थी। मेरे गाल ठंड से लाल हो जाते थे और हाथ बर्फ जैसे ठंडे। फिर माँ को अपने हाथ अंगीठी में गर्म करके मेरे चेहरे की सिकाई करनी पड़ती थी। बर्फ खाना? व्हाट रबिश! तुम हमेशा सपनों में ही रहती हो ना? यू डोंट वांट टू सी द रियलिटी? हाँ? अखिल की आवाज का टोन मुझे अंदर तक हिला गया। कौन सी रियलिटी? मैंने चाय का कप टेबल पे रख दिया। यू नो इट। अखिल ने मेरे माथे की ओर देखा और तमतमाते हुए जाने लगे। पर आज मैं बात करना चाहती थी। बिना कसूर के सजा पाना मुझे मंजूर नहीं था। क्या हुआ है अखिल? जब से शादी हुई है तुम न मुझसे ढंग से बात कर रहे हो, घर में रहते नहीं हो, मेरी तरफ देखते नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? हम मचोर लोगों की तरह कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्या? मैंने बहुत संयत और गंभीर आवाज में कहा। प्रॉब्लम है तुम्हारा चेहरा। मुझे घिन आती है जब मैं इस दाग को देखता हूं। आई कांट लिव लाइक दिस। अखिल ने आखिर वो बात कह ही दी जिसे मैं इतने दिनों से महसूस कर रही थी। भरे हुए हॉल में जैसे किसी ने कांच का ग्लास फोड़ दिया हो। हर ओर सन्नाटा था और उस टूटे हुए कांच का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक स्कूल में पढ़ाने वाली शालिनी अपने अतीत को याद कर रही है कि कैसे शादी से ठीक पहले गर्म चाय के एक कप ने उसके खूबसूरत चेहरे पे एक दाग लगा दिया था। शालिनी की खूबसूरती का दीवाना उसका पति इस दाग को सह नहीं पाता और एक दिन शालिनी के सामने अपने गुस्से का इजहार कर देता है। पति की इस बात पे क्या होगा शालिनी का फैसला, सुनते हैं आगे। मुझे मायके आए 3 दिन हो गए थे। बहुत ठंड थी उस दिन। सुबह से बारिश हो रही थी और दोपहर होते होते पापा ने अंगीठी जला ली थी। बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, इसलिए लाइट भी नहीं थी। भरी दोपहर में बाहर अंधेरा और कमरे में लैंप की धुंधली रोशनी और अंगीठी की गर्माहट।
मेरे लिए ऐसा माहौल किसी जन्नत से कम नहीं होता था। पहला तो ये था कि कोई पढ़ाई करने को नहीं बोलता था, और दूसरा ये कि किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था। इसलिए दादाजी, दादी, पापा और माँ के पुराने किस्से सुनने को मिल जाते थे। ऐसी ही एक महफिल में हमको पता चला था कि 35 लोगों के भरे पूरे ख़ानदान में दादाजी को दादी से बात करने के लिए भी कैसे कैसे बहाने बनाने पड़ते थे। यहीं हमें पता चला था कि जब दादाजी ने पहली बार दादी का नाम सबके सामने लिया था तो शर्म के मारे 2 दिन तक वो उनके सामने तक नहीं आई थी। और यहीं एक दिन पापा ने राज खोला कि माँ के साथ उनकी शादी अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि वो पहले ही उनको कॉलेज में देख चुके थे और फिर उन्होंने ही मथुरा दादी से अपने घर रिश्ता लाने को कहा था। उस दिन दादी को पापा के कान खींचते देख के मैं और दीदी बहुत हंसे थे। घर में हमेशा तो हमारे ही कान उमेठे जाते थे। पापा को भी तो पता चला कि कोई कान खींचे तो कैसा लगता है। दादाजी छेड़ने वाले अंदाज में हंस रहे थे और माँ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इनसे ना हो लिया प्यार, शादी के बाद भी मेरे साथ साथ चलने में शर्माते थे, या तो 1 किलोमीटर आगे चलेंगे या पीछे, माँ ने कहा तो सब खिलखिला के हंस दिए। और सुनो, माँ ने किस्सों की एक और पिटारी खोली। शादी के महीने भर बाद एक दिन मैंने इनको क्रीम लाने बाजार भेजा। सुबह के गए थे बिना खाए पिए, दोपहर हो गई, दिन ढल गया और इनका कुछ नहीं पता। मैं तो घबरा गई थी, नई नई शादी हुई थी, किसी से कह भी नहीं सकती थी कि क्रीम लाने गए। और ये महाशय रात ढले लौटे क्रीम की 2-2 शीशी लेके। बाद में पता चला कि अपनी बाजार छोड़ के 30 किलोमीटर दूर दूसरी हाट से क्रीम लेके आए। माँ बोली, हाँ तो क्या करता, हमारे यहाँ सिर्फ गोपाल चाचा की दुकान में मिलते थे क्रीम पाउडर। वो ठहरे बाबूजी के बचपन के दोस्त, उनकी दुकान से खरीदता तो पहले बाबूजी को पता चलता, फिर सारे घर वालों को। अच्छा थोड़े लगता जब सब तुमको और मुझको आके छेड़ते एक क्रीम के चक्कर में। पापा ने इतनी मासूमियत से कहा कि मैं उनके गले लग गई। माहौल आज भी वैसा ही था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। शाम होते ही अंधेरा घिराया था और बिजली का वोल्टेज इतना कम था कि लग रहा था कि जैसे घर में 100 नहीं 0 वॉट का बल्ब जल रहा हो। धुंधली रोशनी, अंगीठी की गर्माहट, लेकिन फिजाओं में आज पुराने किस्से नहीं गूंज रहे थे। माँ चुपचाप सब्जी काट रही थी, पापा अंगीठी में जल रहे कोयलों को घूर रहे थे। मैंने डिसाइड कर लिया पापा, मैं अखिल से डिवोर्स ले रही हूं। कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा। यह क्या बात हुई? अरे रिश्ते ऐसे थोड़े बनते टूटते हैं, मैं समझाऊंगा अखिल को। अरे उसको आपत्ति थी तो शादी करने के पहले मना कर देता, और दाग का क्या है, दाग चला जाएगा। पापा बोले, मान लिया पापा ये दाग चला जाएगा, अगर कल फिर और कोई चोट लग गई तो? उसको मेरे चेहरे से शादी करनी थी, मुझसे नहीं। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैंने कहा तो माँ ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी मुझ में उस दिन। मैं जानती थी कि मैंने अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन इस रास्ते पे कम से कम मैं खुद को साथ लेके तो चल सकती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी चांद और दाग। इस कहानी में अब तक आपने सुना बेहद खूबसूरत शालिनी के चेहरे पे एक हादसा अपना निशान छोड़ जाता है। शालिनी की खूबसूरती का दीवाना उसका पति उसको इस रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए शालिनी अपने पति को तलाक देने का फैसला करती है। क्या शालिनी अपने इस फैसले पे कायम रहेगी या कुछ और होगा इस कहानी का अंत? सुनते हैं आगे। शालिनी, शालिनी, सो गई क्या? कोई आया तुमसे मिलने? प्रिंसिपल मैम की आवाज़ सुनी तो मैं नींद से जागी। पता नहीं कितनी देर से स्टाफ रूम की ही कुर्सी पे सोई हुई थी मैं, और न जाने कब से पिछली बातों के भंवर में झूल रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि साहिल आने वाला था आज मुझको लेने। ऑल सेट? तुमने ठीक से सोच लिया ना? साहिल ने पूछा तो मैंने मुस्कुरा के हामी भर दी। गाड़ी में बैठ गई। कोर्ट की दी हुई सेटलमेंट की 6 महीने की मियाद कल पूरी हो रही थी।
दिल से अखिल से मैं पहले ही अलग हो चुकी थी। बस उस फैसले पर कानूनी मुहर लगनी बाकी थी। पिछले 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। शादी के बाद जो कॉन्फिडेंस मैं खो चुकी थी अब दुगना होके मेरे पास वापस आ गया था। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी थी। सहारा मुझे कभी नहीं चाहिए था, साथ चाहिए था, जो अखिल ने नहीं दिया। साथ मुझे दिया था मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्त ने, इसी साहिल ने। एक दिन आईने के सामने बैठी थी मैं, हाथ में क्रीम की शीशी पकड़ी थी, लेकिन उसको लगाने का मन नहीं था। ये चेहरा कितना ही नरम हो जाए, लोगों की नजरें तो उस दाग पे ही जानी थी जो मेरे माथे पे लगा हुआ था। मैं उठ के खिड़की पे आके बैठ गई। साहिल वहां बैठा किताब पढ़ रहा था। पूनम का चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। मेरी नजरें चांद पे टिक गईं। आज चांद के ऊपर धब्बे और भी साफ नजर आ रहे थे। भगवान भी बड़ा अजीब है। चांद को दाग ही लगाने थे तो उसको इतना खूबसूरत बनाने की क्या जरूरत थी। मेरी आवाज की उदासी खुद मुझको महसूस हो रही थी। जिन्हें तुम दाग कह रही हो वो चांद का ही हिस्सा है। उनके साथ ही चांद मुस्कुराता है, खूबसूरत दिखता है, इसीलिए वो चांद है। साहिल ने क्रीम का एक टीका मेरे गाल पर लगाते हुए कहा। मैं देखती रह गई उसे। उस दिन अपने चेहरे का वो दाग मुझको दाग नहीं लगा। चलिए मैडम, पहुंच गए आपके घर। साहिल ने एक ब्रेक के साथ गाड़ी रोकी। घर पहुंचने से बड़ा कोई सुकून है दुनिया में, मैंने साहिल से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। सच में माँ पापा ने साथ नहीं दिया होता तो ये रास्ता वाकई मुश्किल हो गया होता। कोर्ट की हियरिंग में मैं वक्त से पहले ही पहुंच गई। पापा भी साथ आए थे। कोर्ट के सामने एक पेड़ के नीचे अखिल खड़े थे, अकेले। हाउ आर यू? मैंने पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अखिल अचकचा के बोले। अच्छी हूँ, चलो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, मैंने कहा और जज के कैबिन की ओर मुड़ गई। 1 मिनट शालिनी, ये जरूरी है क्या? तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अखिल ने कहा और मेरे कदम रुक गए। मैं वापस मुड़ी और अखिल के ठीक सामने आके खड़ी हो गई। ये निशान देख रहे हो अखिल? मैंने अपने माथे की ओर इशारा किया। पहले पहले जब आईने में इसको देखती थी तो तुम्हारी वो नजरें याद आती थी। लगता था मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, पर अब ऐसा नहीं होता। इसका मतलब माफ तो कर ही दिया मैंने तुमको, और मेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू भी हो गई है। तुम अपना देख लो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। आई एम रियली सॉरी शालिनी। अखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मुस्कुराई और धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ से हटा दी। अखिल, जब कोई अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही कमजोरी आपकी ताकत बन जाती है। लेकिन तुम तो एक जरा से दाग को मेरी कमजोरी बना बैठे। अब तुम पे दोबारा भरोसा कैसे करूं? गुड लक, मैंने कहा और डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए जज के केबिन की ओर चल दी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।